बाजार में दुकान पर पति पत्नी जाते हैं, जिसमें से पत्नी जो है अपना चेहरा ढकी रहती है, स्कार्फ से बांधी रहती है, वहीं पति जो है मास्क लगाया हुआ रहता है। दोनों जाने के बाद में दुकान पर दार से पूछते हैं कि हमें एक संदूक चाहिए। पति जो दुकानदार रहता है वो पूछता है कि आखिर संदूक किस उपयोग के लिए चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा आपको संदूक चाहिए। वहीं पर पत्नी कहती है कि इतना बड़ा संदूक चाहिए जिसमें मेरे पति की लाश आ सके। ये कह करके वो जोर से हंसने लगी और ये सुन करके दुकानदार भी कुछ पलों के लिए सहम सा गया, डर सा गया। उसने कहा कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं। वहीं पति बोला कि अरे आप डरिए मत, आज कल जैसे ही घटनाएं देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया पर तमाम जगह पर देखने को नज़र आ रहा है, टीवी चैनलों के माध्यम से नज़र आ रहा है, जैसे कि मुस्कान ने बीते दिनों अपने पति के 15 टुकड़े करके ड्रम में डलवा दिया था, उसी तरीके से ये मजाक कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुकानदार भी हंसने लग जाता है, वो भी कहता है कि हाँ आजकल देखने को तो यही मिल रहा है। लेकिन दुकानदार जब उन्हें संदूक दे रहा होता है तभी एक अपना हॉलमार्क, क्या कह सकते हैं, कि अपना एक निशान, उस पर एक पट्टी लगा देता है जिसमें लिखा रहता है हप्पू भाई। उस पर ये पति पत्नी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि जल्दबाजी में रहते हैं। अब संदूक लेकर के जब ये वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद अपने घर पहुँचते हैं, कुछ दिनों बाद में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ जंगल झाड़ियाँ हैं, ये संदूक वहाँ से बरामद होता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और संदूक तोड़ा जाता है। संदूक में सीमेंट भरा हुआ रहता है और ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये जो लाश है इसके अंदर ये पति की है या पत्नी की, या पुरुष की है या महिला की। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की, जहाँ पर बीते दिनों डिपरा नाला के पास में कुछ जंगल झाड़ियाँ हैं, वहाँ से अचानक से दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध को आसपास के लोगों ने जब महसूस किया तो लोग वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में देखते हैं कि एक संदूक रखा हुआ है। उस संदूक के आसपास खूब सारी मक्खियां, खूब सारे कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी भयानक बदबू आ रही है। ऐसे में पुलिस को सूचना किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस उसे खोलती है और पूरा सीमेंट से पैक रहता है, उसे हथौड़े से फोड़ा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है क्योंकि उसका शिनाख्त नहीं हो पा रहा था कि ये पुरुष की है या महिला की। दोस्तों, फिर इसकी जानकारी लगती है कि उस पर एक हॉलमार्क लगा रहता है, हॉलमार्क में लिखा रहता है हप्पू भाई। आप पास के ही गांव के लोग जो हैं बताते हैं कि मार्केट में ही दुकान है। पुलिस सादी वर्दी में पहुंचती है और पहुंचने के बाद में सभी संदूक के दुकानों को ढूंढने का प्रयास करती है। 4-5 दुकान ढूंढने के बाद में एक दुकान का नाम, जिसका नाम सब्बीर स्टील है, वहाँ पहुँचती है और वहीं पर हॉलमार्क लगा रहता है हप्पू भाई का। हप्पू भाई से पूछताछ की जाती है और पता लगाया जाता है कि आखिर ये संदूक आपके यहाँ से ले जा करके कौन व्यक्ति लेने आया था। तो हप्पू भाई कहते हैं कि हाँ, ये संदूक मेरे यहाँ का ही है साहब। और इस संदूक को बीते कुछ दिन पहले, क्योंकि बड़ा संदूक था इसलिए उसको दिमाग में था, उसने बताया कि 22 जून 2025 को एक पति पत्नी मेरे दुकान पर शाम के समय पर आते हैं और आने के बाद इस संदूक को कहते हैं कि कुछ मजाक भी करते हैं मेरे साथ में और कहते हैं कि इसमें इतना बड़ा संदूक दो जिसमें मेरे पति की लाश आ सके। ये कह करके ये संदूक यहाँ से ले जाते हैं और पुलिस ने कहा कि कोई अपने उनका रसीद, कोई नंबर और या कोई उनका एड्रेस वगैरह लिख रखा है क्या। उन्होंने कहा कि साहब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, एक ही सौदा उन्होंने लिया था, इसलिए हमने बहुत विशेष जानकारी नहीं रखी है। लेकिन आपको मैं एक जानकारी दे सकता हूँ, इन्होंने जो पेमेंट किया था वो ऑनलाइन किया था। अब पुलिस को इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए था। उनको जैसे इसकी जानकारी लगती है कि ऑनलाइन पेमेंट किया गया था, अब पुलिस ऑनलाइन पेमेंट का पूरा वो जो उनका हिस्ट्री रहता है उसको ढूंढती है। पता चलता है कि अंकित उपाध्याय के नाम से इस पेमेंट को किया गया है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। अंकित उपाध्याय का उसमें से नंबर निकाला जाता है, तमाम पूरे जो उसके डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि अंकित उपाध्याय जो कि पास में ही रहने वाला एक व्यक्ति है और जो कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहता है फेज 2 में। उसके घर पर जाकर पुलिस दबिश देती है, कोई नहीं मिलता है। घर के कुछ लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि कुछ ज़रूरी काम से मेरा बेटा जो है दिल्ली गया हुआ है। अब दिल्ली का एड्रेस निकाला जाता है और पुलिस सर्विलांस पे उसका मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ रखती है और दिल्ली तुरंत वहाँ से पुलिस मौका बिना गवाए दिल्ली के लिए निकल जाती है। दिल्ली पहुंचने के बाद में जहां पर वो रह रहा होता है वहां से उसे गिरफ्तार किया जाता है। एसएसपी साहब लाल सुमेर सिंह जी को इसकी सूचना दी जाती है। उसके बाद वहां से उसे बाई प्लेन फिर से छत्तीसगढ़ रायपुर लाया जाता है,
जहां उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को भी गिरफ्तार करके साथ में पुलिस थाने लेकर के आती है। पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। दोनों से पूछा जाता है कि आखिर तुमने इस व्यक्ति की हत्या क्यों की। वहीं से, क्योंकि उनको तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया रहता है, पुलिस कहती है कि कोई पीएम रिपोर्ट आने तक हम इंतजार नहीं करेंगे, पहले तुम बताओ कि आखिर ये डेड बॉडी किसी पुरुष की है या महिला की। दोनों पति पत्नी एक साथ कहते हैं कि ये डेड बॉडी किशोर नाम के व्यक्ति की है और ये हांडीपुरा कॉलोनी में रहता था, जहाँ पर इसका एक मकान था। उस मकान की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए थी, जिसकी कीमत लगा करके वो मकान को बेचना चाह रहा था। लेकिन जिस ग्राहक से उसने उस मकान की कीमत लगाई थी, उसका अचानक से मन बदल जाता है और ये किशोर जो है उस मकान को बेचना नहीं चाहता है। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसको ये मकान बेचने का प्रयास कर रहा था, उस व्यक्ति ने इसको कुछ एडवांस पैसे दिए थे, इसलिए इसके ऊपर दबाव बना रहा था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वो मकान चाहिए। जिस कारण से किशोर को एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उसकी मदद कर सके। तो एक वकील जिसका नाम अंकित उपाध्याय है, वो उसकी मदद लेता है और अंकित उसकी बखूबी मदद भी करता है। उस मकान को बिकने नहीं देता है, उस पार्टी को बाकायदा कानूनी रूप रंग दिखा करके उसे उस मकान से दूर कर देता है और उसको उसके पैसे वापस दिलवा देता है। लेकिन पास में ये कॉलोनी है जहाँ पर उसका एक और मकान है किशोर का, क्योंकि किशोर बिजनेसमैन है, उसके पास कई सारे मकान, कई सारे प्रॉपर्टी है, आमदनी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन वो घर का अकेला था और अकेले ही रहा करता था। अब किशोर ने कहा कि चलो ठीक है, उस बड़े मकान को रहने दो, ये छोटा मकान 30 लाख रुपए कीमत इसकी लगवा दे रहा हूँ, अंकित ने कहा। और एक क्लाइंट फिक्स करता है और 30 लाख रुपए सीधा अपने बैंक खाते में मंगवा लेता है। अब किशोर अगले दिन उससे कहता है कि खाते में तुम्हारे पैसे आ चुके हैं अंकित, अब उस पैसों को आरटीजीएस करके मेरे खाते में ट्रांसफ़र करवा दो। अंकित कहता है कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, क्योंकि मुझे पैसों की कुछ सख्त ज़रूरत है, मैं अपना काम कर लूँगा, तुम्हें वापस पैसे दे दूँगा। ये सुनते सुनते किशोर को महीनों बीत जाते हैं, लेकिन अंकित इसी तरीके से अलग अलग दलील देता है, अलग अलग बातें करता है और पैसे बिल्कुल भी नहीं चुका रहा था। क्योंकि किशोर के पैसे अंकित ने शेयर मार्केट में लगा दिए और शेयर मार्केट का पैसा तुरंत आता नहीं है, जिस कारण से किशोर जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज रहने लगा। दोनों के बीच में इसकी बात को लेकर के कहासुनी होने लगी। अचानक से एक दिन किशोर का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण से उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। अब वो घर पर बैठ करके बेड रेस्ट पे हो जाता है। अब वो अंकित को बुलाता है, कहता है कि देखो मेरी हालत और मुझे अब पैसों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो तुम मुझे पैसे ला करके किसी भी कीमत पे कहीं से भी दे दो। लेकिन अंकित कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारी दवाइयों में जो खर्चा आएगा वो मैं दूंगा और तुम्हारे खाने पीने का जो भी व्यवस्था करना है मैं और मेरी पत्नी तुम्हारी पूरी सेवा करेंगे, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। किशोर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें इसी तरीके से पैसे चुकाने हैं तो चुकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर दिन बीतता रहता है तो सेवा करने की बात जो है, कोई अपने सगे का सेवा नहीं करता है। यहाँ तो किशोर पराया था, लेकिन पैसे के लालच में दोनों पति पत्नी सेवा कर रहे थे। तभी अचानक उसके पति के दिमाग में एक प्लान सूझता है, एक खौफनाक मंजर, एक घटना घटित करने का एक इरादा उसके मन में आ जाता है। वो कहता है अपनी पत्नी से कि रोज़ रोज़ इसका सेवा करने के लिए हम लोग दोनों घर से आते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी ये अपने पूरे 30 लाख रुपए आखिर जब ठीक हो जाएगा तो फिर से मांगना शुरू कर देगा। तो क्यों ना ये अभी इस हालत में भी नहीं है कि जिससे ये चल फिर सके, इसलिए इसके साथ इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। पत्नी भी तैयार हो जाती है और कहती है कि हाँ, हमारे 30 लाख रुपए भी बच जाएंगे। शिवानी शर्मा और अंकित उपाध्याय दोनों मिल करके पति पत्नी जाते हैं 22 जून को एक संदूक खरीदते हैं। संदूक खरीद करके घर पे लाते हैं और इस व्यक्ति को पोहा खिला करके उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला देते हैं, क्योंकि किशोर को पोहा ज़्यादा पसंद था। पोहा वो खाता है और बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में पहले तो उसका तकिए से पति पत्नी मुंह दबाते हैं, फिर भी इनको यकीन नहीं होता है तो गला उसका चाकू से रेत करके उसे मार देते हैं। मारने के बाद में घर में ही पड़ा एक ट्रॉली बैग रहता है, उसके अंदर उसको फिक्स करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पूरा तरीके से फिक्स नहीं हो पाता है और इस ट्रॉली बैग को ये सीमेंट से ला करके घुलाई कर देते हैं। तो तकरीबन 25 से 30 किलो सीमेंट के उपयोग से उसे ट्रॉली बैग को में सीमेंट घोल करके डाल देते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि इस ट्रॉली बैग काफ़ी ज़्यादा वजनदार हो चुका है और ये जाएगा तो अलग अलग जगह पर गिरता हुआ जाएगा, इसलिए वो सोचते हैं कि मार्केट से जा करके एक संदूक लाते हैं, उसके अंदर इसको पैक करते हैं। मार्केट से वो संदूक लाते हैं, संदूक के अंदर उसको जो बचा हुआ सीमेंट की बोरी रहती है उसके अंदर उसको डालते हैं और डालने के बाद वो संदूक से पैक कर देते हैं। और पैक करने के बाद में कुछ लोगों की मदद से 3-4 लोगों को और बुलाते हैं जो कि पूरी तरीके से मुंह को बांधे हुए थे। और एक अल्टो कार थी जिसका नंबर प्लेट टूटा हुआ था। उस नंबर प्लेट उस शाम के समय पर ही पति पत्नी भी अपना मुंह
मास्क से कवर किए रहते हैं। तभी अचानक से एक लड़का वहाँ से गुजर रहा होता है, वो इस पूरे मंजर को देखता है, उनसे पूछता भी है आखिर ये आप किसको उतार रहे हैं, क्या है ये संदूक में, क्या है इतना आप लोग पूरी तरीके से मुंह बांध करके इतना इस कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग कहते हैं कि तुम अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो, हम कुछ भी ले जा रहे हो तुम्हें उससे क्या मतलब है। बताते नहीं है, लेकिन उसको शक जरूर हो जाता है, लेकिन वो किसी को कुछ कहता नहीं, क्योंकि शाम का समय था। वो सोचता है कि कुछ उतार रहे होंगे, कुछ अपना ही सामान ले जा रहे होंगे, क्योंकि 4-5 लोग हैं, तो इसमें मेरा बोलना भी ज़्यादा उचित नहीं है। वो गाड़ी की पीछे वाली सीट को पूरी तरीके से झुका देता है और अल्टो में पीछे से ही डिग्गी खोल करके उसको बॉडी को रख देता है और संदूक को ले जाने करके पास के ही जो डिपरा नाम की एक जगह है, नाला है, उसके पास में कुछ जंगल झाड़ियाँ हैं, वहाँ ले जा करके संदूक को फेंक देता है। और फेंकने के बाद में कुछ 2-3 दिनों बाद में जब उसमें से बदबू आना शुरू होता है, तो आसपास के लोग पुलिस को सूचना करते हैं और पुलिस के सामने जब जैसे ही पूरे मंजर का जिक्र ये दोनों पति पत्नी बता देते हैं, पुलिस पूरी तरीके से अब इनके ऊपर जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। दोनों को गिरफ्तार करके हवालात में डाल देते हैं और पूरी तरीके से जांच पड़ताल में लग जाते हैं। और एसएसपी साहब से के सामने बयान जो है, इनको पुलिस वाले कहते हैं कि अब एसएसपी साहब के सामने तुम्हारा बयान होगा, सारी बातें अब उनके सामने बताना, और भी जो भी लोग तुम्हारे साथ में शामिल थे उनको भी पुलिस जो है सर्च कर रही है, उस अल्टो कार को भी सर्च कर रही है। जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारे किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। अभी तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है, ताकि आप अपने जीवन में जागरूक रहें, सजग रहें और किसी पे भी अंधा विश्वास ना करें, ताकि आपका जीवन ही इस दुनिया से रुखसत हो जाए, इस दुनिया से चला जाए। क्योंकि आज के इस दौर में व्यक्ति पैसे के लिए अंधा हो चुका है और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जैसा कि इन दोनों पति पत्नी अंकित और शिवानी ने किशोर के साथ में किया। काफ़ी ज़्यादा निंदनीय, काफ़ी ज़्यादा दुखद है। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ साथियों ने जन्मदिन के अवसर पर अपना नाम लेने को कहा, जिसमें सोम श्रीवास्तव मध्य प्रदेश इंदौर से, देवेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से और राजवीर उपाध्याय जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैं। सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।